एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। जैसे कि आप जानते हैं, हमने कौमार भर्ती के बहुत से टॉपिक्स प्रीवियसली कवर कर चुके हैं, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड वेदना अध्याय एंड और भी बहुत कुछ। साथ ही साथ बीएमएस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है सब्जेक्ट वाइज, जहां पर आप अपने सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शैया मूत्र। शैया मूत्र मतलब एन्यूरेसिस, या फिर इसको बेड वेटिंग से मॉडर्न में कंपेयर किया गया है। इस वीडियो में हम सामान्य परिचय, परिभाषा, विस्तृत वर्णन, निदान और कारण और चिकित्सा अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद देखेंगे एंड मॉडर्न के अनुसार हम डेफिनेशन, टाइप, क्लासिफिकेशन एंड इट्स ट्रीटमेंट को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन। तो इसका जो प्रथम वर्णन है वो शारंग संहिता में है और स्वतंत्र अध्याय इसका वर्णन किए हैं भाव प्रकाश जी ने। डेफिनेशन क्या है? सैया पर सोते समय अनैच्छिक रूप से स्वयं मूत्र का त्याग हो जाना शिशु में सामान्य समस्या से लेकर गंभीर समस्या है। मतलब नॉर्मली इसे जो भी आजकल की दिनचर्या में इसको नॉर्मल समस्या समझते हैं, लेकिन ये कब गंभीर हो जाएगी ये पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट है विस्तृत वर्णन। इस व्याधि में मुख्यतः वात दोष की प्रधानता होती है। तो इसको एज के हिसाब से परसेंटेज वाइज डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू बॉयज एंड गर्ल। तो बॉय में 5 ईयर की एज में अबाउट 7% रेशो मिलता है और 10 ईयर्स की एज में अबाउट 3%, और गर्ल्स में 5 ईयर्स की एज में अबाउट 3% एंड 10 ईयर्स की एज में अबाउट 2%। तो यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं कि जो ये प्रॉब्लम है वो बॉयज में ज्यादातर देखी जाती है। इस व्याधि में मुख्यतः वात दोष की प्रधानता होती है। मतलब पित्त कब भी होगा, लेकिन प्रधानता की बात कर रहे हैं तो वात दोष। इस व्याधि में लड़कियों की अपेक्षा लड़के अधिक पीड़ित होते हैं, जैसा खुशी ने आपको बताया। यह एक त्रुटिपूर्ण पालन पोषण का परिणाम है। मतलब पालन पोषण की त्रुटि होने के कारण ऐसा हो रहा है। लगभग 1/4 यानी 1/4 बालकों में समस्या दिखे, 25% बालकों में। इसे सामान्य समस्या कहा जा सकता है। नेक्स्ट है निदान, यानी किन किन तरीके से एन्यूरिज्म या एन्यूरेसिस या फिर मूत्रशैया हो सकता है। तो यहाँ पर 3 भागों में समस्या को बांटा गया है। पहला मानसिक कारण, यानी मेंटली त्रुटिपूर्ण पालन पोषण, यानी बच्चे की जो पालन पोषण है उसमें कोई भी गलती हो रही हो, या फिर शारीरिक यानी फिजिकल कारण। तो मानसिक कारण के अंदर पारिवारिक तनाव, यानी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, अत्यधिक नियंत्रण, अनाथ अवस्था यानी पेरेंट्स नहीं है तो किसी तरीके से उसको मेंटल प्रेशर है, और आंत संकोच आदि कारण हो सकते हैं। त्रुटिपूर्ण पालन में बच्चों के पालन पोषण का उचित ज्ञान ना होना, यानी पेरेंट्स के द्वारा कोई ना कोई मिस्टेक हो रही हो, और शारीरिक कारण में मुख्यतः थ्रेड वॉर्म के कारण, और दूसरा किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन की वजह से ये कंडीशन हो सकती है। अन्य कारण की बात करें तो प्रगाढ़ निद्रा, कोष्ठबद्धता, मूत्राशय, अश्मरी, आंत्र में कृमि होना, नाड़ी विकार आदि। नेक्स्ट है चिकित्सा अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। तो हम औषधीय चिकित्सा में सबसे पहले अहिफेन के साथ बिंबी मूल स्वरस का प्रयोग करते हैं। देन यदि इसके साथ साथ आंत में कृमि हो या मलाशय में कृमि हो तो हम कृमिनाशक चिकित्सा देते हैं। मूत्रवा संस्थान में संक्रमण हुआ तो वरुण शिग्रू क्वाथ, दशमूल क्वाथ, चंद्रप्रभा वटी का प्रयोग करते हैं। आवश्यकता अनुसार इसमें बंग भस्म, त्रिवंग भस्म और बहुमूत्रांतक रस का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज में हम ब्राह्मी स्वरस, अश्वगंधा चूर्ण और सारस्वत अरिष्ट का भी जनरल क्लिनिकल उसमें देखते हैं कि इससे चिकित्सा की जाती है। मानसिक चिकित्सा, बच्चों को सोने से पूर्व मूत्र त्याग कराना, सायंकाल के बाद द्रव्याहार, पेय एवं जल कम दिए जाएं, व्याधि साध्यता के लिए आश्वासन देना, मतलब उसे बताना कि ये व्याधि साध्य है, कोई दिक्कत नहीं। अशिक्षा, मानसिक कारण एवं त्रुटिपूर्ण पालन पोषण में लाभ करें। नेक्स्ट मॉडर्न के अनुसार देखते हैं एन्यूरेसिस या फिर बेड वेटिंग। डेफिनेशन है इनवॉलेंट्री वॉइडिंग ऑफ यूरिन एटलीस्ट 2 नाइट पर मंथ बियॉन्ड द एज ऑफ 5 ईयर बाय विच ब्लैडर कंट्रोल इज नॉर्मली ऑब्टेन्ड एंड विदाउट एनी कंजेनिटल और एक्वायर्ड डिफेक्ट्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। यानी यहाँ पर यदि जो बच्चा है वो 5 साल से बड़ा है और
अबाउट 1 महीने में वो 2 से 3 बार जो है बेड वेटिंग की समस्या आ रही है, तो यहाँ पर हम उसको एन्यूरिसिस की कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी ब्लैडर में डिफॉर्मिटी या कंजेनिटल डिफेक्ट नहीं देखा जाता, फिर भी ये कंडीशन क्रिएट होती है। अचीवमेंट ऑफ ब्लैडर कंट्रोल 85% बाय 5 ईयर। जो ब्लैडर का कंट्रोल होता है वो 85% कब तक डेवलप हो जाता है? 5th ईयर पे में अपने। फिर रिमेनिंग जो 15% बचता है वो एट द रेट ऑफ 15% पर ईयर धीरे धीरे ग्रो करता है। ओनली 0.5 to 1% नो कंट्रोल एट एडोलेसेंस पे रहता है। तो आप ये समझ सकते हैं डाटाबेस है। टाइप ऑफ एन्यूरिसिस, फर्स्ट है प्राइमरी और सेकंड है सेकेंडरी। सबसे पहले समझते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या है। तो प्राइमरी एन्यूरिसिस में चाइल्ड हु नेवर गेन नॉक्टर्नल यूरिनरी कंट्रोल, यानी फ्रॉम बर्थ के समय से, यानी जब तक उसमें के अंदर मैच्योरिटी आ गई तब से उसके अंदर नॉक्टर्नल यूरिनरी कंट्रोल नहीं है, तो उसको हम प्राइमरी बोलते हैं। और सेकेंडरी ये है कि द चाइल्ड वाज ड्राई एट नाइट फॉर एटलीस्ट अ फ्यू मंथ एंड देन एन्यूरिसिस अकर्स, यानी ये प्रॉब्लम उसमें पहले नहीं थी लेकिन अचानक से डेवलप हो गई, तो इसको हम सेकेंडरी बोलते हैं। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस था इंपॉर्टेंट। देन आता है लास्ट एन्यूरिसिस क्लासिफाइड इज, दूसरे तरीके से जो क्लासिफिकेशन है वो डायूरिनल यानी डे टाइम और नॉक्टर्नल यानी नाइट टाइम के आधार पर किया गया है, जिसमें से नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस सबसे ज्यादा पाया जाता है। 75% ऑफ चिल्ड्रन विद एन्यूरिसिस आर वेट ओनली एट नाइट, मतलब सिर्फ नाइट में ही कंडीशन देखी जाएगी, और 25% आर वेट डे एंड नाइट। Epidemiology. Approximately 60% of the children with nocturnal aneurysm are boys. मतलब 60% of children nocturnal रात में एनोरिसिस करने वाले कौन होते हैं? बॉयज। फैमिली हिस्ट्री इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड इज पॉजिटिव इन 50% ऑफ केसेस। मतलब अगर ये देखा जाए कि जो 60% बच्चे जो नॉक्टर्नल एनोरिसिस बॉयज आते हैं उसमें अगर ये देखते हैं कि फैमिली हिस्ट्री अगर प्रेजेंट होती है तो उसमें आप ये मान के चलिए 50% बच्चा को अगर फैमिली मेंबर्स को हुआ होगा तभी बच्चों को हो रहा है। इफ वन पेरेंट वाज एनोरेटिक ईच चाइल्ड हैज अ 44% रिस्क ऑफ एनोरिज्म। ये भी एक डाटा है कि अगर एक पेरेंट्स को एनोरेटिक होते हैं तो उनके चाइल्ड में 44% रिस्क पाया गया है। प्राइमरी एनोरिसिस ऑफन इज एसोसिएटेड विद फैमिली हिस्ट्री, डिलेड एक्विजिशन ऑफ ब्लैडर कंट्रोल। जैसा कि हमने पुराने स्लाइड्स में देखा ब्लैडर कंट्रोल का भी डाटा था उसमें, लेकिन सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री पे ज्यादा जोर देते हैं। सेकेंडरी एनोरिसिस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, यूटीआई, एग्जाम्पल डीएम, रेनाल कंसंट्रेटेड डिसऑर्डर, एग्जाम्पल सीआरएफ। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट और ड्रग अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। तो एपिप्रामिन हाइड्रोक्लोराइड, इसका डोज होता है 25 to 75 mg। अल्प मात्रा में निद्राकारक औषधियां, यानी जिससे बच्चे को साइलेंट स्लीप हो जाए, पर इसकी क्वांटिटी हमको कम रखनी होती है। एमिट्रैप्टेलिन, निट्रोऑक्साजिपिन HCl एंड नेजल स्प्रे ऑफ डेस्मोप्रेसिन एसिटेट, ये सारी ड्रग्स हम मॉडर्न के अनुसार कर सकते हैं। तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था पीडियाट्रिक्स का। तो मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे चैनल पे वीडियोस लगातार देख रहे हैं, और साथ में उन बच्चों को भी धन्यवाद देता हूं कि जो लगातार कमेंट्स के फॉर्म में अपनी अपनी समस्या रख रहे हैं। तो क्या है कि हमें आसानी पड़ती है आपको जवाब देने में, आपको रिएक्ट करने में, और आगे भी इसी तरह हम और खुशी मिलकर के आपके लिए वीडियोस लाएंगे। और हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें, क्योंकि अगर आपका जैसा रिएक्शन होगा हम उस तरह आपको इसी तरह वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।